हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सरिता पिछले कई दिनों से गुमसुम थी। बैंक से घर पहुंचने से पहले वाली लहक चहक मानो बैंक के लॉकर में छोड़कर आती हो। बिस्तर पर लेटे रहना, कमरे से बाहर ना निकलना, एक दो रोटी खाकर थाली को छोड़कर उठ जाना, हरदम खामोशी अख्तियार रखना। पति विवेक ने सरिता के चेहरे पर की घुटन पढ़ ली। क्या बात है सरिता, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। विवेक सरिता के बराबर सोफे पर बैठ गए। कुछ नहीं, बस यूं ही। सरिता ने टीवी का रिमोट उठाते हुए खिन्नता से कहा, बस यूं ही का क्या मतलब? मैं भी तुमको 4 साल से जानता हूँ, तुम ऐसे तो कभी नहीं रहती थी। विवेक ने सरिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर पूछा। विवेक, मैं उमा को काम से निकालना चाहती हूँ। क्यों, क्या किया उमा ने? विवेक ने सशंक पूछा। विवेक, उमा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको बताया जा सके। बस यूं समझिए कि मेरे और मेरे बेटे के बीच उमा एक दीवार बन गई है और मैं चाहकर भी उमा को पार नहीं कर पा रही। सरिता, इसका मतलब है कि उमा को तुम सिर्फ इसलिए काम से निकालना चाहती हो क्योंकि वो हमारे बच्चे को बहुत प्यार करती है। हाँ, सरिता ने संक्षिप्त किंतु दृढ़ता से अपनी बात रखी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है सरिता? यही ना कि उमा राजू को बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह समझती और मानती है। विवेक के स्वर में पूर्वत हैरानी थी। हाँ, उमा में यही एक बुराई है कि वो राजू को बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह समझती और लगाव रखती है। देखिए, मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक गलत बात के लिए जिद कर रही हूँ, लेकिन मैं रोज उमा से हार नहीं सकती। ठीक है कि मैं मजबूर हूँ, नौकरीशुदा होने के कारण मेरे पास उतना वक्त नहीं रहता कि अपने बेटे पर खर्च कर सकूं। लेकिन पैसा और नौकरी इतनी बड़ी भी चीज नहीं कि मेरा ही बेटा आया की गोद से मेरे गोद में ना आए। आपको क्या पता, सुबह जब उमा के आने का वक्त होता है तब राजू पूरे 1 घंटे पहले से दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखता है, और जब मैं बैंक से वापस घर लौटती हूँ तो उसको अपनी गोद में लेने के लिए मुझे आधे घंटे चिरौरी करनी पड़ती है। कहते कहते सरिता की आंखें भर आई। सोचिए, मैं उसे अपना दूध पिलाती हूँ लेकिन 10 सेकंड भी वो चैन से दूध नहीं पीता। मेरी गोद से पलट पलट कर अपनी दाई अम्मा को निहारता है। उसके भीतर यह डर बैठा रहता है कि उसकी दाई अम्मा कहीं अपने घर ना चली जाए। उमा जब हंसते हुए दौड़कर वापस आती है और राजू को अपने गले से लगाती है तो मैं खुद को बहुत हारी हुई महसूस करती हूँ। उस वक्त उमा के चेहरे की हंसी जैसे मुझे चिढ़ाकर कह रही हो कि तुम केवल पैसा कमाओ, तुम्हारे बेटे को मैंने कमा लिया मालकिन। उस वक्त मुझे लगता कि नौकरी पैसा सब बेकार है। देखो सरिता, मैं तुम्हारे प्रेम और भावना को खूब समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी समझो कि उमा के अपनी तो कोई संतान है ही नहीं। वो राजू में ही अपने ममत्व की कमी पूरा करती है, और अभी अपना बाबू 16 महीने का ही तो है। जब थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी और समझ आएगी, स्कूल जाने लगेगा, तब खुद ब खुद उमा का साथ छूट जाएगा। छोड़ो, दिल ना छोटा करो, चलो अब खाना निकालो। तब तक तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। अब या तो मैं अवैतनिक अवकाश लूंगी या उमा को राजू से दूर करूंगी। दोनों पर विचार कर लीजिए, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। सरिता अपनी जिद पर अडिग थी। दोनों कठिन है। अब विवेक के स्वर में चिंता के भाव थे। चलो देखता हूँ। सरिता ने फौरी तसल्ली देने का प्रयास किया और उठकर बेसिन की तरफ चल दिए। जो भी हो, सुबह तक फैसला कर लीजिए। सरिता ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। चलो मान लिया कि उमा को हटा देते हैं, लेकिन फिर कौन देखेगा राजू को? तुम्हें तो मालूम ही है कि आज के समय में इतनी जल्दी आया नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो क्या गारंटी कि वह बेहतर देखभाल करें। विवेक बेसिन पर हाथ धोते वक्त सरिता की तरफ मुंह घुमाकर बोले, मैंने एक दूसरी आया से बात कर ली है। सरिता ने नजर दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, जब तुमने पहले से ही फैसला कर रखा है
नई आयत तक से बात कर ली है तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या। विवेक झुंझलाकर तौलिया बिस्तर पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। देखिए, मैं पिछले 4 महीने से अंदर ही अंदर घुट रही हूँ और मुझे अब इस पर कोई बात भी नहीं करनी, सरिता ने चीखते हुए कहा। कमरे के अंदर बात करना और उमा से काम छुड़वाना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क था। वो इसलिए कि उमा ने काम की सभी शर्तों पर सबका दिल जीता था। अपराध बस इतना था कि उसने माँ और आया के प्रेम के अंतर को खत्म कर दिया। उसने अपनी सीमा का उल्लंघन किया। उमा को हर कीमत पर असली माँ से 2 कदम पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी पूरी दुनिया 16 महीने के राजू में देखी। वो यह भूल गई कि माँ बनने के लिए प्रसव पीड़ा झेलनी होती है, सालों छाती से अमृत गंवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चा गोद में रख लिया और बन गई माँ। आज की सुबह उमा को छलने वाली थी। अपना काम निपटाकर लल्ला के घर पहुंचने पर देखा कि उसके लल्ला को कोई दूसरी औरत वाकर में टहला रही है। राजू उमा को देखते ही वाकर से छलांग लगाकर निकलने के लिए जुगत लगाने लगा। अपनी दाई अम्मा को देखकर उसके मुंह के दोनों कोरों के बुलबुले छूटने लगे। उमा के कदमों की रफ्तार अपने लल्ला को देखकर खुद ब खुद बढ़ गई। तभी बरामदे से आवाज आई, उमा जी मालिक। उमा ठिठक कर रुक गई। बैठो। विवेक ने तख्त पर बैठने का इशारा किया, लेकिन उमा चुपचाप खड़ी ही रही। कुछ क्षण तक स्वयं को यथासंभव कठोर बनाने की कवायद के बाद विवेक ने पूछा, उमा क्या तुम अपने लल्ला के बिना रह सकती हो? इस प्रश्न पर उमा स्तब्ध सी रह गई। उसने बिन कुछ पूछे ही बहुत कुछ समझ लिया। उसने डबडबाई आंखों से मालिक को देखा और पूछा, मालिक लल्ला के देखभाल में कोई कमी हो गई क्या मालिक? नहीं उमा, तुम एक माँ से बढ़कर हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे लल्ला के प्रेम से तुम्हारी मालकिन डरती है। वो हार गई। उन्हें लगता है कि राजू अब सिर्फ अपनी दाई अम्मा का हो गया। विवेक अब नजर चुरा रहे थे। झूठो डरा थे मालकिन, मेरा लल्ला 2 साल बाद खुद जान लेगा कि नौकरानी और महतारी में क्या फर्क होता है। मालिक मेरे लल्ला को सब नहीं संभाल पाएगा। उमा ने बिनती मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उमा अब कुछ ना बुलवाओ। ये मुझे और तुम्हारी मालकिन दोनों को मालूम है कि तुम जिस प्रेम और लगाव से अपने लल्ला का देखभाल करती हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा लल्ला तुम्हारे प्यार में इतना बिगड़ चुका है कि कोई दूसरा तुम्हारे लल्ला को संभाल भी नहीं पाएगा। देखना बहुत जल्द खुद तुम्हारी मालकिन तुम्हें बुलाने जाएंगी। अंत में विवेक बात को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए मुस्कुराए। मालिक लल्ला बस कहने के लिए मेरा है, असली तो आप लोग का ही है। अब जब आप ही मना कर रहे हैं तो कौन मुंह से? आधी बात मुंह में छोड़कर रोते हुए उमा गेट से बाहर हो गई। ना तो इतना आसान था उमा का घर से निकलना और ना तो नई आया का उसके लल्ला के दिल में जगह बना पाना। जो भी था सिर्फ एक जिद और ममता की प्रतिस्पर्धा थी बस। उमा ने घर आना छोड़ दिया, लेकिन उसे गेट तक आने से कोई रोक सकता था भला? नहीं। नई आया के लिए भी कठिन था बच्चे को संभालना और आसान था बच्चे को एक बार गेट तक ले जाना और उसके दाई अम्मा के हाथ से दूध पिलवाना, खाना खिलवाना, साथ ही दोनों के प्रेम को देखकर बहुत कुछ समझना, सीखना और महसूस करना। लेकिन अचानक एक दिन सरिता अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले घर आ गई। देखा कि उमा राजू को अपने गोद में लेकर गिलास से दूध पिला रही है। गेट पर सरिता ने ना तो उमा से कुछ कहा और ना ही एक क्षण ठहरी। लेकिन अगले दिन से नई आया का गेट पर आना बंद हो गया और उमा ने दिल पर पत्थर रखकर अपने को अपनी मढ़ी में कैद कर लिया। 12 वर्ष पहले गांव से शहर आई थी उमा। पति शहर में रिक्शा चलाता था और महीने 2 महीने पर कमाकर गांव पहुंचता। शादी के 2 वर्ष तक जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उमा की सास ने उमा को अपने बेटे के साथ शहर भेज दिया। शहर में अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे और पति के साथ रहना भी। शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। पति की आधी कमाई दवा, इलाज और टेस्ट में खर्च हो गई। पास पड़ोस के बाबा मौलवी
सबको दिखाने के बावजूद घर में किलकारी ना गूंजी। अब 2 जनों में काम ही कितना। सुबह खाना बनाने खिलाने के बाद पूरा दिन पहाड़ जैसा लगता था उमा को। कोई कितना इस दरवाजे उस दरवाजे बैठकर समय बिताएगा भला। घर में एक बच्चा ही होता तो पूरा दिन ही कम पड़ जाता। लेकिन प्रभु की जैसी मर्जी, यह संयोग ही था कि किसी से पूछते पूछते सरिता उमा तक पहुंची और अपने बेटे के देखभाल के लिए उमा से चिरौरी करने लगी। उमा के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी था उसके समय का कट जाना और बच्चे में अपने बच्चे की झलक देख लेना। उमा ने लल्ला के साथ लगभग 1 साल गुजारा था, लेकिन उसके बिन अब एक दिन गुजारना सदी जैसा था उसके लिए। मड़ई में खाना बनाने के बाद केवल धुआं ही धुआं उठता, थोड़ा चूल्हे से और ढेर सारा उमा के दिल से। पूरा दिन उमा की आंखें आंसुओं से तर रहती थी। नियति की क्रूरता ने मझधार में फंसी नौका की पतवार भी छीन ली थी। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं, घाव भरता नहीं तो भी दर्द की आदत पड़ जाती है। वक्त के साथ राजू स्कूल जाने लगा। आया की जरूरत खत्म हो गई। अब वो अपनी माँ के ही पास रहता था। दाई अम्मा भी आने जाने लगी। अब सरिता को उमा से कोई डर या शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दाई अम्मा अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। बड़ा होने पर राजू अपनी माँ और दाई माँ के अंतर को समझ चुका था। वो यह भी जान चुका था कि गरीबी ना होती तो शायद वो ना बन पाती उसकी दाई माँ। इसलिए हर तीज त्योहार पर उसकी दाई माँ को भी कुछ मिले इसकी पैरवी करता था राजू। 9वीं से 12वीं तक साइकिल से स्कूल जाना और रोज रास्ते में अपनी दाई अम्मा की मढ़ई के सामने रुकना राजू की नियमित दिनचर्या थी। दाई माँ द्वारा बाहर खटिये पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा, रोज अपने खुरदुरी उंगलियों से उसके गालों का सहलाना, बालों को प्रेम के स्पर्श से बिगाड़ना दाई माँ का रोज का काम था। एक अदृश्य डोर बंधी थी जिसे कोई मांझा काट नहीं सकता था। दाई माँ ने कभी भी अपने घर का अपने लल्ला को कुछ न खिलाया। डरती थी कि कहीं कुछ नुकसान कर दिया तो क्या जवाब देंगे मालिक मालकिन को। ऐसा नहीं कि राजू की मम्मी इस बात से अनभिज्ञ थी, लेकिन अब ना तो वैसी शिकायत थी और ना ही भय। 26 वर्ष की उम्र में राजू दिल्ली की एक बड़ी फर्म में नौकरी पा गया और उसी वर्ष उनका विवाह भी हुआ। राजू के विवाह में फिर एक बार दाई माँ की तरह हर रस्मों में दिखी। पूरी जिम्मेदारी दाई माँ ने अपने कंधों पर ले रखी थी। अपने लल्ला की शादी में 1 हफ्ते से नाच गाने में मशगूल दाई माँ ने अपनी सारी कसर पूरी कर ली। जब राजू की दुल्हन ममता ने दाई माँ के पैर छुए, उस वक्त उसे जरा सा भी ना लगा कि उसके अपनी संतान की बहू नहीं है। नौकरी से जब भी राजू घर लौटा, हर बार उसके बैग में एक छोटा सा पैकेट जरूर रहता, जिससे उसकी दाई अम्मा की जरूरतों के सामान होते। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, साड़ी, स्वेटर। सरिता बैग खोलते ही जान जाती कि यह उसके दाई अम्मा का पैकेट है। वह मुस्कुराकर पैकेट अलग कर देती। दाई अम्मा पैकेट पाकर अनगिनत आशीर्वाद देती और पूरे मोहल्ले को दिखाती कि अब की मेरा लल्ला एह लाया मेरे लिए। राजू ने डिलीवरी के समय ममता को उसके मायके भेज दिया। बेटा हुआ, दोनों घरों में मिठाइयां बटी। राजू ने अपनी दाई अम्मा को उसके घर जाकर अपने हाथ से मिठाई खिलाई। दाई अम्मा का चेहरा चमक उठा कि वो दादी बन गई। पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर सबको जता दिया कि मैं दादी बन गई। जब ममता की विदाई का वक्त आया, राजू दिल्ली से सुबह ही घर आया। चाय पीने के बाद सरिता से बोला, मम्मी 4 महीने हो गए ममता को मायके गए। बाबू भी 3.5 महीने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी तुम्हारी रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं। तुम नौकरी पर रहोगी तो बच्चे को कौन थामेगा। यहाँ घर पर भी खाना, कपड़ा, तमाम जिम्मेदारियां हैं। उधर दिल्ली में अकेले छोटे से बच्चे के साथ रहना और संभालना बेहद कठिन है। सरिता चुपचाप राजू की चिंता महसूस कर रही थी, जैसे वो खुद राजू के लिए परेशान थी। एक बार अपनी दाई अम्मा से बात कर जरा। सरिता ने राजू के माथे पर हाथ रखकर कहा, मम्मी दाई अम्मा तुम्हारी उस बात से अभी भी दुखी रहती हैं। मुझे नहीं लगता वो तैयार होंगी। क्या कहूँ बेटा, उसकी शिकायत और दुख बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो तेरी बात कभी नहीं टालेगी।
अच्छा चल, शाम को तेरे साथ मैं भी चलती हूँ उमा के पास। पहले तू बात करना, फिर मैं अपनी कहूंगी। शाम को टहलते हुए राजू और सरिता उमा के घर की ओर निकले। उमा के घर से 50 मीटर दूर ही राजू की मम्मी ठहर गई और अकेले राजू को उमा के घर भेजा। राजू घर की चौखट पर पहुंचकर, अम्मा ए अम्मा, लल्ला कब आया रे? अंदर मढ़ई और हृदय दोनों से आवाज गूंजी। आज सुबह आया हूं अम्मा। उमा कमरे से बाहर आ चुकी थी। अपने लल्ला से गले लिपट कर उसे सामने रखी खटिया पर बिठाने ले गई। दुबला हो गया है रे लल्ला। वैसे ही तो हूं अम्मा, तू तो हर बार केवल मेरा वजन ही तौलती है। राजू ने मुस्कुराकर दाई माँ को थपकी दी। मेरी बहुरिया कब आएगी? अभी तक मैं अपनी नाती को भी नहीं देख पाई। तुम बुलाती नहीं हो अम्मा, तो मैं क्या करूं? हमने कब रोका रे? अम्मा ने दोनों हाथ से राजू को ढकेलते हुए कहा। अच्छा अब तू ही बता अम्मा, यहाँ कौन देखने वाला है? मम्मी अभी नौकरी पर है, पापा भी बीमार ही रहते हैं। मैं दिल्ली हूँ, तेरा नाती भी बहुत छोटा है। अम्मा अब की नई लड़कियां इतने ढंग से बच्चा भी नहीं संभाल पाती। ऐसा नहीं है रे, मुझको देख, मेरी तो कोख भी ना भरी, तब पर भी तुझे अच्छे से संभालती थी मैं। अम्मा तू अपनी बात ना कर, तू तो दुनिया से अलग है। अम्मा एक बात कहूँ? बोल अल्लाह, मेरी वाली कसर मेरे बेटे में पूरी कर लेना। राजू ने थोड़ा डरते हुए कुछ संकोच से कहा। लल्ला तेरे लिए बहुत रोई है तेरी अम्मा, अब दोबारा ना रोने वाली। कल को तेरी भी बहू कहे कि मैं तेरा बच्चा हड़पना चाहती हूँ। अम्मा गंभीर हो गई। तो इसमें झूठ क्या है अम्मा? हड़प तो लिया तुमने अपने लल्ला को। राजू दाई माँ के गले में हाथ डालकर झूल गया। तेरी मम्मी क्या बोल रही थी? मम्मी ने ही तेरे पास भेजा है अम्मा। मालकिन ने मुझे बहुत रुलाया है रे लल्ला। मैं कह तो रहा हूँ, फिर से जी भरकर हंस ले अम्मा। मैं चाहता हूँ कि मेरा लल्ला भी तेरी महक पाकर तुझे ढूंढता रहे मेरी तरह। अम्मा थोड़ी से चुप थी, अचानक बोली, लेकिन जान ले तेरे जितना अब ख्याल ना होगा मुझसे। अम्मा ने घूरते हुए कहा। यह तेरे बस का नहीं अम्मा। राजू ने चुटकी ली। काहे नहीं है मेरे बस का? मेरा बाबू बिल्कुल मेरी सूरत का है, देखकर फिर तेरा लल्ला याद आ जाएगा। ये कहते हुए राजू ने आगे बढ़कर अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मी। मालकिन को देखकर उमा खाट पर से उठकर खड़ी हो गई। आइए मालकिन बैठिए। और राजू को घूरते हुए बोली, झूठा, मालकिन को साथ लाकर हमको नहीं बता रहा। कैसी हो उमा? राजू की मम्मी ने उमा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अपना क्या है मालकिन, जिंदगी जैसे तैसे कट रही है। उमा तुझसे बहुत शर्म लगती है मुझे। सरिता उमा को पकड़कर नजर झुकाकर बोली, काहे की शर्म मालकिन? बेटा आपका, हम ठहरे नौकरानी। मालिक मालकिन की बात तो मानना ही था, लेकिन अगर हम ये जानते कि इतना प्यार करने पर आप हमको हमारे लल्ला से अलग कर देंगी, तो हम तनिक कम माने जाने होते मालकिन। हम अलग कहाँ कर पाए उमा? तेरा लल्ला अभी भी तेरा उतना ही है जितना मेरा। और तू क्या समझती है कि तुझे निकालने के बाद मुझे मामूली सुनना पड़ा? इसके पापा मुझसे महीनों बात नहीं किए, जिसने सुना सबने मुझे ताने मारे। उमा मेरी इतनी हिम्मत कभी ना हुई कि मैं तुम्हें मना कर पाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी माँ से उसका बच्चा छीनना कितना कठिन है। मैं उस दिन भी तुझसे नजर नहीं मिला पाई, जिस दिन गेट पर राजू को दूध पिला रही थी। मैं तेरी ममता से हारी हूँ उमा। मेरे ऊपर तेरी ममता बकाया है, उस आधे को तू राजू के अंश में पूरा कर ले। मुझे पता है कि तू फिर जीतेगी। राजू का लल्ला तुझे ही दादी समझेगा। इतना कहते ही राजू की मम्मी फफक कर रो पड़ी। उमा भी मालकिन को पकड़कर रोते हुए सिर्फ इतना बोली, मालकिन, हमारे जिंदगी में केवल एक ही फूल है, वो है हमारा लल्ला। अपने नाती को हम ना देखेंगे तो दूसरा कौन देखेगा मालकिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।